वेलकम टू उमंग कोचिंग क्लासेस। उमंग कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पिछले सेशन में हमने सीजी बोर्ड कक्षा 6वीं क्लास 6 साइंस के पहले चैप्टर अवर अर्थ के पहले पार्ट को डील किया था। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे। स्लो जाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप सभी इस वीडियो को अच्छे सुन पाए, समझ पाए। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आए तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे ताजा नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले टाइम पर मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। चैप्टर 6 क्लास 6 चैप्टर 1 अवर अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी। हमारे पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है इसमें सभी प्रकार के जीव जंतु मानव सब एक साथ एकजुट होकर यहाँ पर रहते हैं। इस इंसान की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जीव जंतुओं की जितनी भी आवश्यकताएं, पेड़ पौधों की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो सारी चीजें आवश्यकताओं की, द नीड्स, द रिक्वायरमेंट्स, सारी चीजें इसी पृथ्वी पर उपलब्ध है। ठीक है, तो हमने इतना पढ़ा था और हमने और क्या जाना था बताइए बच्चों? हमने पढ़ा था 3 लेयर्स के बारे में। मतलब जो हमारा अर्थ है वो दिखने में कैसा था पहले? लिखने में है वो एक राउंड शेप का, लाइक अ बॉल। एक बॉल के आकार का है, एक राउंड शेप के आकार का है, ये हमने जाना था। और हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो हमारा अर्थ है उसके बेसिकली 3 लेयर्स है। कितने लेयर्स है बच्चों? 3 लेयर्स। कौन कौन से लेयर्स थे हमारे? चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना रिविजन के अगर हम कुछ करते हैं तो हमें याद नहीं आता है। ठीक है, तो हमारा पहला लेयर था वो क्या था? क्रस्ट। सेकेंड लेयर हमारा क्या था? मैंटल। एंड द थर्ड लेयर, हमारा तीसरा लेयर कौन सा था बच्चों? द कोर। ठीक है, अब आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात इस चैप्टर को रिलेटेड। पर उस चीज को जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, पूरे सेशन को अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारा आज की, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 लेयर्स को समझा। कौन कौन से लेयर? क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, ये हमारे बेसिकली 3 लेयर्स है। ठीक है, क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर था, मैंटल मिडिल लेयर एंड कोर वाज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, यहाँ तक हमने समझ गया। उसके बाद हमने एक्टिविटीज को भी डील किया था, एक ग्लास वाली एक्टिविटी को भी डील किया था। ठीक है, आज हम उसके बाद सेकंड एक्टिविटी को डील करने वाले हैं, क्योंकि जो सीक्वेंस में दिया उसी के अकॉर्डिंग। अब सेकंड एक्टिविटी में आपको क्या दिया हुआ? आपको 2 बॉटल्स लेते। ठीक है, हमें क्या लेना है? 2 ग्लास बॉटल। आप प्लास्टिक बॉटल भी ले सकते हैं, बट इट विल बी मोर गुड इफ यू टेक ग्लास बॉटल। अब ग्लास बॉटल लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब ग्लास बॉटल आपको 2 ले लेना है। ठीक है, अब इस ग्लास बॉटल को लेके आपको यहाँ पर एक स्टॉपर लगाना है। स्टॉपर मतलब जिससे वो पूरा टाइट हो जाए, पूरा बंद हो जाए। ढक्कन नहीं लगाना, स्टॉपर लगाना। ठीक है, अब स्टॉपर क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक कोई बॉटल है। ठीक है, ये एक बॉटल है। अब यहाँ पर हम एक ऐसा लगाएंगे स्पॉन्ज, लाइक अ स्पॉन्ज और एनी स्टिफ मटेरियल, जिससे कि ये उसके अंदर घुस जाए और पूरा टाइट कर ले उस पार्टिकल। ठीक है, क्या कर ले? पूरा टाइट कर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? 2 ग्लास वाटर बॉटल्स लिए। 2 बॉटल्स लेने के बाद हमने क्या किया? उसमें उसको कवर कर दिया कॉर्क से। ठीक है, अब ये एक्चुअली सेकंड इमेज है, पर मैं आपको पहले ही बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बॉटल लिया, उसके बाद क्या किया? उसमें एक कॉर्क से उसको बंद कर दिया और उसको हम क्या करेंगे? उसमें 2 स्ट्रॉ पाइप डालेंगे। क्या करेंगे? 2 होल्स करके 2 स्ट्रॉ पाइप डालेंगे। ठीक है, 2 स्ट्रॉ पाइप्स डालेंगे। अब स्ट्रॉ पाइप डालने के बाद इस जो सॉल्यूशन है ना, यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन दिख रहा होगा। ये सॉल्यूशन किसका है? लाइम वाटर। लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। ठीक है, चूने का पानी, लाइम वाटर। लाइम वाटर आपको इसमें रखना है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं इसमें 2 स्ट्रॉज हैं। एक ये स्ट्रॉ है, एक स्ट्रॉ देखिए यहाँ पे खुला है, और एक स्ट्रॉ को आपको क्या करना है? एक पाइप से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, एक स्ट्रॉ क्या करना है? एक स्ट्रॉ का ओपन है, एक स्ट्रॉ को आपको पाइप से कनेक्ट कर देना। ठीक, अब इनमें से 2 स्ट्रॉ का एडजस्टमेंट कैसा होगा? एडजस्टमेंट ऐसा होगा कि एक जो स्ट्रॉ है वो पानी के अंदर, यानी कि लाइम वाटर, चूने के पानी के अंदर डिप होगा, अंदर डूबा हुआ होगा, और सेकंड जो है वो थोड़ा सा ऊपर में होगा। ठीक, हमने एक ग्लास बॉटल लिया,
उसमें एक कॉर्क डाला जिससे उसे हमने कवर कर दिया। उसके बाद हमने उसमें 2 होल्स किए, 2 होल्स की मदद से हमने क्या किया, उसमें 2 स्ट्रॉ डाल, एक स्ट्रॉ चूने के पानी में डिप किया हुआ, एक थोड़ा सा ऊपर में है, आपको विजिबल है, देखिए एक डिप किया हुआ और एक थोड़ा सा ऊपर में, ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जहां से हमने इस स्ट्रॉ को डाला है वहां पर हम क्या करेंगे, मोम को पिघलाकर उस एरिया को सील कर देंगे ताकि कोई भी एक्स्ट्रा एयर वहां पर एंटर ना कर पाए, ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले पाइप से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे विजिबल है, हम क्या करेंगे उसको, जो वाटर है, ठीक है, जो एयर है उसमें से क्या करेंगे, उस एयर को सक करेंगे। क्या करेंगे, सक करने का मतलब हम उसमें से हवा को अपने अंदर खींचेंगे, ठीक है, जैसे कि हम पेप्सी पीते हैं तो कैसे करते हैं, अपने अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, है ना, अपने मतलब वो जो पेप्सी का कोल्ड ड्रिंक होता है उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, वो पानी हमारे मुंह में आता है, ठीक है। सेम वे अगर आप इस वाले पाइप से, अगर ये आदमी देखिए यहाँ पर यहाँ पर सक करता है, खींचता है, तो यहाँ पर सिर्फ उसको हवा मिलेगी, है ना, बिकॉज ये चूल्हे का पानी तो बहुत नीचे है, ये तो उसमें आएगा नहीं, ठीक। अब क्या होगा, अब जैसे जैसे वो खींचते जाएगा वैसे क्या होगा, यहाँ से, क्योंकि एयर एक समय के बाद इसमें जो एयर है वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस वाले जो स्ट्रॉ से यहाँ से एयर एंटर होने लगेगा, जो कि यहाँ पर बबल्स के फॉर्म में क्लियरली विजिबल है, ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे बबल्स के फॉर्म में क्लियरली विजिबल होना हो पाएगा। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि एयर बाहर एटमॉस्फेयर से उस बॉटल के अंदर एंटर कर रहा है, एयर बाहर एटमॉस्फेयर से उस बॉटल के अंदर एंटर कर रहा है, जिसका हमें रिजल्ट मिलता है इस बबल्स के फॉर्म में, ठीक है। अब कुछ समय के बाद जब हम उस सॉल्यूशन को छोड़ देंगे, वो जो चूने का पानी है वो मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, दूध के कलर का हो जाएगा, ठीक है, व्हाइट कलर का हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज जो एयर उस बॉटल में एंटर किया है वो एक्चुअली में कौन सा एयर है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एयर, ठीक है, वो कौन सा एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड। इससे हमें यह पता चलता है पहला चीज कि यहाँ पर एयर एंटर कर रहा है जो बबल्स के फॉर्म में दिख रहा है, एंड सेकेंड जो एयर एंटर कर रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, उपलब्ध है, ठीक है, इतना सबको क्लियर है, वेरी गुड। हम इसके आगे वाले साइड पे चलते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास है एक्टिविटी 3, ठीक है, एक्टिविटी 3 में आपको क्या करना है, एक बंद कमरा लेना है, अ क्लोज्ड रूम, ठीक है, एक बंद किया हुआ कमरा में जाना है, उसके बाद आपको सिर्फ एक खिड़की खोल देनी या फिर कोई एक सर्कल या कोई होल, कोई छेद जहां से रोशनी अंदर आ सके, ठीक है, ऐसा आपको छोड़ देना है। अब जैसे ही आप इस रोशनी वाले एरिया को छोड़, रोशनी एंटर कर रही है, ठीक है, अब रोशनी से एंटर कर रही है, देखिए यहाँ पर देखिए डस्ट पार्टिकल्स विजिबल है ना, ये सब डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, ये सब डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर विजिबल है, आपको दिख रहे हैं। तो ये डस्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, यहाँ पर शो कर रहे हैं कि हमारे जो एयर एंटर कर रहा है, ठीक है, सॉरी, जो लाइट एंटर कर रही है उसमें डस्ट पार्टिकल्स विजिबल है, जो क्लियरली विजिबल, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे आसपास भले हमें विजिबल नहीं होता है पर डस्ट पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, आप एक काम करिए, एक कपड़ा है ना, एक कपड़ा, उसको आप अपने घर के बाहर सुखा दीजिए, उसको मत उठाइए, रहने दीजिए 2 दिन 3 दिन, एकदम साफ कपड़ा रखना है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद आप देखेंगे उस कपड़े में इतनी धूल लग गई होगी, बिकॉज अभी धूल कहाँ से आई, फ्रॉम द एटमोस्फियर, फ्रॉम द सराउंडिंग, हमारे वातावरण से जितनी भी धूल थी उसमें चिपक गई, ठीक है, फिर आप उसको झड़ाएंगे, धूल 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 निकल जाएगा, है ना, समझ में आप लोगों को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है, तो हमने ये पढ़ा था पिछले क्लास में, कौन कौन सा, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फियर। हाइड्रोस्फीयर कौन सा था, वाटर वाला एरिया, लिथोस्फीयर कौन सा, रॉक्स वाला एरिया, लैंड वाला एरिया, एंड
एटमोस्फियर कंटेन्स द एयर रीजन, जहां पर हवा उपलब्ध है, अलग अलग गैसेस उपलब्ध हैं, वो रीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट, एट द पोल्स वाटर इज इन डैश फॉर्म। मैंने बताया था पोल्स पर वाटर किस फॉर्म में है, वाटर तो है पर कौन से फॉर्म में है, आइस के फॉर्म। ठीक है, डैश पार्ट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर एंड डैश पार्ट इज लिथोस्फीयर। तो 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर एंड 1/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज लिथोस्फीयर। मतलब अर्थ का 3/4 भाग, हमारे पृथ्वी का 3/4 भाग वो है जो वो सिर्फ और सिर्फ पानी में, पानी का है, और जो 1/4 भाग है वो सिर्फ लैंड है, यानी कि जमीन है। इसके अलावा जितना भी एरिया है सब क्या है, पानी है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको बच्चों? चलिए, एटमोस्फियर हैज मेनली, कौन कौन से गैसेस होते हैं एटमोस्फियर में, मैंने बताया गैसेस का आपको कंपोजिशन पिछले क्लास में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ये सेकेंड पार्ट है यहाँ पर आइए। ठीक है, वो पहला पार्ट है बच्चों, उसको आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद ही आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे, बिकॉज मैंने लास्ट चैप्टर में पूरा बताया है, जो एयर कंपोजिशन हमारे एटमोस्फियर में पूरा बताया है, उसको आप ध्यान से देखिए। एटमोस्फियर हैज मेनली नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसके बाद डैश गैस टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। अभी हमने एक्टिविटी की, कौन सी गैस एंटर करने के बाद जो लाइम वाटर चूने का पानी था वो मिल्की हो जा रहा था, जल्दी बताइए कौन सा था वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा मैं बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग CO2 लिखते हैं। ठीक है, ये उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक ना बच्चों, इतना आपको क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे इसके आगे पार्ट में जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। यहाँ पर हम अर्थ के साथ साथ उसके प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग प्लैनेट जिसका अर्थ एक पार्ट है। जैसे ये जो सोलर सिस्टम है ये बहुत बड़ी फैमिली है, एक परिवार है, इस परिवार का ही एक पार्ट अर्थ है। अगर हम इस अर्थ पे रहते हैं तो हम भी इस फैमिली का ही एक पार्ट है। तो आइए इस फैमिली को जानते हैं, सोलर फैमिली को जानते हैं। तो सोलर फैमिली, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। आप इस इमेज को देखते हैं, कितना सुंदर इमेज है। सुंदर इमेज कहने का मतलब हमारी जो पृथ्वी है उसके आसपास कितने सारे ग्रह हैं, देखने में कितना सुंदर प्रतीत होता है कि यह वास्तव में एक जीवन है जिसे हम जी रहे हैं। ये आसपास की संरचना जो स्ट्रक्चर है कितनी सुंदर है। आइए इसको हम आगे समझते हैं। अर्थ एंड द सोलर सिस्टम, यानी कि पृथ्वी और सौरमंडल। अब सोलर सिस्टम क्या है इसे जानते हैं। सोलर सिस्टम में सबसे बीच में, जब मिडिल में जो आने वाला है वो है सन। ठीक है, क्या है, सन। सन यानी कि द सेंटर। अब जो पूरा सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में कुछ होगा, बीच में कुछ होगा, वो क्या है, हमारा सन। अब सन एक स्टार है ना, सन क्या है, एक स्टार है। अब ये मत पूछना बच्चों की स्टार है तो ये ऐसे क्यों नहीं दिख रहा है ना, उसके बारे में हम क्लास के लास्ट में, अगर किसी को नहीं पता होगा, डाउट होगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बट एट प्रेजेंट हमें ये जानना है कि जो सन है वो एक स्टार है, स्टार है, ये सबको रोशनी देता है। एवरीबॉडी ले लो लाइट, ले लो लाइट, ले लो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइट ले लो, है ना। तो सन जो है वो पूरे प्लैनेट्स को, सबको लाइट देता है, सबको लाइट देता है। अब इसमें क्या है, जैसे ही सन सबको, अब किसी भी प्लैनेट के साथ खुद के लाइट नहीं है, सभी के पास लाइट कहां से पहुंचती है, थ्रू द सन। ठीक है, सन इज द अल्टीमेट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कभी खत्म नहीं हो, मिलते जाता है, मिलते जाता है, मिलते जाता है। ठीक है, एंड आप इतना समझ में आ गया, सन सेंटर में है और एक स्टार है जो सबको लाइट देता है। किसी भी प्लैनेट के पास अपने लाइट्स नहीं। अब ये सन हो गया पहला चीज, सन। उसके बाद उसके 8 प्लैनेट्स, उसके बाद इसके 8 प्लैनेट्स, सन, एक सन, उसके बाद उसके 8 प्लैनेट्स। इतना समझ में आ गया आपको। अब ये जो प्लैनेट्स हैं ये अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ऑर्बिट्स का मतलब क्या होता है, ऑर्बिट्स का मतलब होता है एक सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ। जैसे कि आपने रेस देखी है, जो एथलेटिक्स में रेस करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है। अब जब हम रेस लड़ते हैं तो उसमें क्या होगा, देखिए अलग अलग ट्रैक्स बने होते हैं, है ना।
हर एक ट्रैक पे एक रेसर रहता है, एक जन इस ट्रैक पे बैठेगा, एक जन इस ट्रैक, अलग अलग ट्रैक्स पे सब लोग रहते हैं, है ना। सब अपने अपने ट्रैक्स में दौड़ते हैं, होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ होता है। तो अब क्या होगा जब सब लोग अलग अलग ट्रैक्स पे अपने अपने ट्रैक पे दौड़ते हैं, तो वैसे ही जो सोलर सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम है, यहाँ पर भी जो 8 प्लैनेट्स हैं, जो 8 प्लैनेट्स हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपने अपने सर्कुलर पाथ में, अपने अपने सर्कुलर पाथ में ही रहते हैं। ठीक है, वो कहाँ कहाँ करेंगे? अपने सर्कुलर पाथ में। आपको विजिबल होगा, देखिए ये पाथ आपको दिख रहा होगा, अलग अलग पाथ। ओवल ये सन है, इसके राउंड देखिए सर्कल सर्कल दिख रहा है, अलग अलग प्लैनेट अलग अलग पाथ पे विजिबल है ना। दिख रहा है आपको? आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसमें ज्यादा क्लियरली विजिबल है। अब आप सोचेंगे कि ये लाइन लाइन विजिबल है, तो आप जब स्पेस पे जाएंगे ऐसा कोई लाइन विजिबल नहीं होता है, ठीक है। पर हर एक प्लैनेट रोटेशन मतलब घूमता रहता है अपने ही रास्ते पे, वो किसी और के रास्ते पे नहीं घूमता है, ठीक है। समझ में मस्त है कि ये कैसा स्ट्रक्चर, ठीक। तो यहाँ पर जो सन का प्लेसमेंट दिख रहा है आपको, पहला यहाँ पर देखो 8 प्लैनेट्स है। अब 8 प्लैनेट से जो हम नंबरिंग समझेंगे, सीखेंगे, वो कैसा है? अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी कि वो सन से कितनी दूरी पर है उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस कर सकते हैं कि प्लैनेट्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, किस किस जगह पर होगा और कितना होने वाला है, ठीक है। तो आइए ये देखते हैं। तो जो पहला प्लैनेट है, यानी कि सबसे नजदीकी प्लैनेट, अर्थ से सबसे नजदीकी, अर्थ से सॉरी सन से सबसे नजदीकी प्लैनेट कौन सा है बच्चों? सबसे नजदीकी प्लैनेट जो सन से है उसको, उसका नाम क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन, यानी कि एक ऐसा प्लैनेट है जो सन से, सूरज सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है ना। आपको क्लियर है? उसके बाद सेकेंड प्लैनेट क्या है? वीनस, है ना। मर्क्यूरी के बाद कौन सा प्लैनेट आता है? वीनस। थर्ड हमारा प्यारा अर्थ, जिस पे हम सब रहते हैं। फोर्थ मार्स, ठीक है। फिफ्थ जुपिटर, देन वी हैव सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। सबको क्लियर है? मर्क्यूरी, रिपीट आफ्टर मी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये सब जो प्लैनेट्स हैं ये हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। ये 8 प्लैनेट्स मिलके हमारे सोलर सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 प्लैनेट्स आ गए, आपको इन सब प्लैनेट्स के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। रिपीट आफ्टर मी वंस अगेन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? अब देखो, आप कोई पूछेगा कि मर्क्यूरी का जगह कौन सा है, मतलब कहाँ पे प्लेस आता है, तो मर्क्यूरी इज द फर्स्ट प्लैनेट, ठीक है, फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और वीनस इन मिडिल ऑफ मर्क्यूरी एंड अर्थ। अब इंपॉर्टेंट है हमें अपने खुद के प्लैनेट अर्थ के बारे में जानने के लिए। तो जो अर्थ प्लैनेट है वो किसके मिडिल में है? वीनस एंड मार्स, ठीक है। आप सबको क्लियर है इतना? ठीक है। अब डिस्टेंस की बात करूं, ध्यान से देखिए, जो अर्थ जो ज्यादा क्लोज में है दैट इज मार्स, यानी कि मार्स प्लैनेट अर्थ से सबसे ज्यादा क्लोज में है, ठीक है। एक्चुअल में इतना में जान लिया। अब इसके बाद क्या है? सबसे पहला प्लैनेट मर्क्यूरी। अब अर्थ कौन से नंबर पे आता है? तो अर्थ कम्स इन थर्ड, है ना। अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो अर्थ तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। एंड अब सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है? सबसे ज्यादा दूर में है वो प्लैनेट है नेपट्यून, ठीक है। वो प्लैनेट जो सबसे डिस्टेंस पे, सबसे ज्यादा दूरी पर है, सो हम क्या बोलेंगे? नेपट्यून। नेपट्यून इज द प्लैनेट विच इज फारदेस्ट, सबसे दूर है वो। किससे सबसे दूर है बच्चों? वो सन से सबसे ज्यादा दूर है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया? पहला सबसे प्लैनेट मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ। अर्थ से सबसे पास कौन सा है? मार्स। उसके बाद जो प्लैनेट सन के, सूरज सबसे ज्यादा पास में होगा उसे सबसे ज्यादा गर्मी लगेगी, वो सबसे ज्यादा गर्म हो जाएगा,
है ना, यानी कि द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल का सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा होगा? मर्क्यूरी, ठीक है। एंड सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट जो सबसे दूर में है वो कौन सा होगा? सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट अगेन नेपट्यून, ठीक है। सबको इतना क्लियर है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट एंड सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट, ठीक है। हम देखिए बच्चों कितने अच्छे जगह पे रहते हैं, अर्थ पे जो सन से ज्यादा दूरी पर भी नहीं है ना, मतलब हमें गर्मी भी मिलती रहती है और हमें ठंडक भी मिलती रहती है, ठीक है। सबको क्लियर है? अब इसके अलावा और भी हेवनली बॉडीज हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अलग अलग प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट्स, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट। अब सैटेलाइट्स वो हेवनली बॉडीज हैं, वो उपग्रह हैं जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारा सन है ना, जो सन है उसके अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहा है? प्लैनेट्स, है ना, मरकुरी, वीनस, अलग अलग प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। पर प्लैनेट्स के अराउंड कौन रिवॉल्व करता है? सो प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स के बारे में आगे समझेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मरकुरी और वीनस, ठीक है, ऐसे दो प्लैनेट्स हैं, मरकुरी एंड वीनस ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। मरकुरी एंड वीनस ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जिनका कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के अलावा, अर्थ के बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? अब इसके आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मेरे को आपको बतानी है कि पहले, है ना, जब हमने पढ़ाई शुरू की थी या जब सोलर सिस्टम के बारे में लोग पढ़ते थे, तब हमें 9 प्लैनेट्स के बारे में बताया जाता था, ठीक है। कितने प्लैनेट्स के बारे में? 9 प्लैनेट्स। आपने सुना होगा 9 ग्रहों के बारे में, है ना, सुना होगा, सब वर्ड हमारे आसपास चलता रहता है। तो ये जो 9 ग्रह, 9 प्लैनेट्स, इसमें ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि अब हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है? तो वो प्लैनेट जो अब हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, उस प्लैनेट का नाम है प्लूटो। उस प्लैनेट का नाम क्या है? प्लूटो। प्लूटो अब हमारे प्लैनेट का, अब हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की डेफिनेशन लिखी जा रही थी, है ना, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की डेफिनेशन लिखी जा रही थी, तो प्लूटो उस डेफिनेशंस में फिट नहीं हो पा रहा था। अब क्यों फिट नहीं हो पा रहा? बिकॉज उसका डिस्टेंस सन से बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसका डिस्टेंस सन से बहुत ज्यादा है, इसीलिए अब प्लूटो उन 8 सोलर सिस्टम के प्लैनेट लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। तो पहले हमारे पास कितने प्लैनेट्स थे? 9। अब हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं? 8। उसमें से कौन सा प्लैनेट खत्म, फिनिश हो गया, रिड्यूस हो गया? अब फिनिश नहीं हुआ है, वो है, प्रेजेंट है, बट हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। सबको क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट्स, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे अर्थ के अराउंड डिफरेंट हेवनली बॉडीज रिवॉल्व करते हैं। उन हेवनली बॉडीज को हम क्या कहते हैं? सैटेलाइट्स, ठीक है। अब कुछ सैटेलाइट्स तो नेचुरली प्रेजेंट है हमारे पास, पर कुछ सैटेलाइट्स को हमने डेवलप करवाया, हमने भेजा। हमने भेजने का सेंस है हमारे डिफरेंट साइंटिस्ट उन्हें स्पेस में भेजते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि वो जो सैटेलाइट्स है वो किस प्रकार के हैं, ठीक। सैटेलाइट बेसिकली क्या हो गया? हेवनली बॉडीज जो हमारे अर्थ या किसी भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक। तो सैटेलाइट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, वन इज नेचुरल सैटेलाइट एंड अदर इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो समझने का इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल सैटेलाइट नेचुरली अवेलेबल है हमारे पास, एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम क्रिएट करते हैं, हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप द ओनली नेचुरल सैटेलाइट, हम नेचुरल सैटेलाइट के बारे में जान रहे थे, तो ओनली नेचुरल सैटेलाइट जो हमारे अर्थ के पास है उसे हम क्या कहते हैं? मून, है ना। जो ओनली नेचुरल सैटेलाइट जो हमारे अर्थ के पास है उसे हम क्या कहते हैं? मून। अब मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है ना, मून के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। उसे लाइट कहां से मिलेगी? फ्रॉम द सन, सन से ही उसे लाइट मिलती है। अब आप देखिए इतने बड़े अर्थ में, पूरा अर्थ का इमेज है, इतने बड़े अर्थ में देखिए मून कितना छोटा सा,
कितना छोटा सा विजिबल है यहाँ पर, एंड दिस इज द ओनली satellite, only natural satellite of earth. The moon is the only natural satellite of the earth. ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आप सभी को? चलिए, हमने क्या समझा कि हमारे अर्थ के पास ओनली वन सैटेलाइट है जिसे हम क्या बोलते हैं, मून, ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट। अब हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्यों बोला, बिकॉज देयर आर सम सैटेलाइट्स जिन्हें हम खुद स्पेस पर भेजते हैं थ्रू रॉकेट्स। अब किस लिए भेजा जाता है इसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम मैन मेड सैटेलाइट्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर डेवलप्ड बाय मैन। उन्हें एक ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक डिजाइन करते हैं ताकि उस सैटेलाइट को, फिर क्या होता है, रॉकेट्स के थ्रू वो सैटेलाइट जाता है स्पेस में और फिर वो हमारे ऑर्बिट्स में एज मून रिवॉल्व करने लगता है। अब इनका बेसिक पर्पस क्या है इसको हम आगे समझते हैं। अब द पहला सबसे पहला सैटेलाइट ऑफ इंडिया का सबसे पहला सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का नाम क्या है, आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे साइंस में आर्यभट्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उन्होंने ही बताया था कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो गोल है ना, वो चपटी नहीं है, फ्लैट नहीं है, हमारी पृथ्वी है जो वो क्या है, गोल। आर्यभट्ट ने ना केवल सिर्फ हमारे साइंस में बल्कि मैथ्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च की है, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। इसीलिए जो हमारा पहला सैटेलाइट हमारे अर्थ का जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, मैन मेड सैटेलाइट है, उसे हम क्या नाम दिया गया, आर्यभट्ट सैटेलाइट। ठीक है, अब सेकंड सैटेलाइट के बारे में समझते हैं। सेकंड सैटेलाइट वाज द भास्कर सैटेलाइट, है ना। सेकेंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है बच्चों, भास्कर सैटेलाइट। अब ये ओरिजिनल इमेज है, ठीक है, ऐसा ही दिखता है भास्कर सैटेलाइट, ध्यान से देखिए इसको। इसके बाद द थर्ड सैटेलाइट इज एप्पल सैटेलाइट। आपने एप्पल के मोबाइल देखे होंगे, बहुत लोगों के पास एप्पल के फोन्स होते हैं, है ना। अब ये उसी कंपनी का सैटेलाइट है जिसे हम बोलते हैं एप्पल सैटेलाइट। अब क्या ये एप्पल जैसे दिखता है, नो, ये एप्पल जैसे बिल्कुल भी नहीं दिखता है। इट एक्चुअली रिसेंबल्स लाइक दिस, ठीक है। ये है बेसिकली एप्पल का सैटेलाइट का इमेज फ्रॉम द स्पेस, ठीक है। आप समझते हैं ये जो सैटेलाइट्स है, नेचुरल सैटेलाइट तो नेचुरली अवेलेबल है, बट ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इनका क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर मास कम्युनिकेशन, फॉर टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द अर्थ। जैसे कि आज हमें पता जाता है कि 3 दिन बाद सुनामी आने वाली है, 3 दिन बाद साइक्लोन आने वाला है, हमें पता चल जाता है कि 2 दिन बाद बारिश होगी, 2 घंटे बाद बारिश होगी। वेदर फोरकास्टिंग, मतलब हम पता लगा पाते हैं कि हमारे आसपास क्या चीजें हो रही है। दीज आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू आवर सैटेलाइट। जिस सैटेलाइट की मदद से ही हो पा रहा है कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो स्पेस है उसमें क्या हो रहा है, वो हमारे जो ओशियन है, महासागर है, इनमें क्या मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण साइक्लोन तो नहीं आ रहा, सुनामी तो नहीं आ रही, इन सब का पता हमें पहले ही चल जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए मास्क, जैसे टेलीफोन, आजकल हम फोन लगा सकते हैं किसी को भी। अगर मैं छत्तीसगढ़ में बैठी हूँ, मैं दिल्ली फोन लगा सकती हूँ, मैं अमेरिका फोन लगा सकती हूँ, मैं जापान फोन लगा, चाइना फोन लगा सकती हूँ, कहीं भी फोन लगा सकती हूँ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मैम यहाँ बैठे बैठे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, है। हमारे पास सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन टावर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, फिर वो स्पेस पे सिग्नल सेंड करने लगता है, जहां से हमें कुछ भी चीज, अगर चीजें रशिया में भी हो रही है, रशिया का न्यूज है, चाहे अमेरिका का न्यूज है, जापान का न्यूज है, कुछ भी आजकल सब चीजें अवेलेबल हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सैटेलाइट। सैटेलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे आज की दुनिया में, बिकॉज हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है, कनेक्टेड है, ठीक है। इसलिए सैटेलाइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे आज की जनरेशन को समझने के लिए। सैटेलाइट्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया। आपने रेडियोस के बारे में सुना होगा, रेडियोस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट्स के थ्रू ही चल पाती हैं, प्रसारित हो पाती हैं। अब समझते हैं बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ के बारे में। स्टार्टिंग में हमने समझा था बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, मैंने आपको शॉर्ट में समझाया भी था, पर अब हम इसे थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जो हमारा अर्थ है, हमारा जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो सारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करता है। अब आप इमेजिन करिए, अगर हमें जीवन को जीना है, जिंदगी को जीना है, लाइफ को जीना है, आज को जीना है, तो हमें बेसिकली किस चीज की जरूरत होगी। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो अगर मैं खाना 2 दिन ना खाऊं तो भी चल जाएगा,
पानी 2 दिन नहीं पीऊं तो भी चल जाएगा, पर अगर मैं सांस न लूं तो क्या ये चल पाएगा? नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए जरूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एयर। एयर में भी हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब हमारे एटमोस्फियर में ये गैस अवेलेबल है, हमारे एटमोस्फियर में ये जो ऑक्सीजन गैस है वो अवेलेबल है, जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं, ठीक। अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट के लिए मेरे सांस बंद कर दी जाए तो वहीं पर उसी समय किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि सांस लेना, एयर, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो आप सबको क्लियर है? उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे अर्थ के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसे हम बोलते हैं वाटर। वाटर यानी कि पानी। बट हमने क्या देखा है कि हमने अभी अब आप लोग सोचेंगे मैडम इतना सारा तो पानी है, पानी की क्या जरूरत है? बट लेट मी टेल यू कि हमारा जो अर्थ है उसमें 3/4 भाग भले पानी है, बट वो ओशियन का पानी है। ओशियन पानी का मतलब होता है खारा पानी, उसे पिया नहीं जा सकता। अगर आप सभी में से कोई भी कभी बीच पे गए होंगे, किसी समुद्र किनारे गए होंगे, उस पानी का टेस्ट किए होंगे तो पानी बहुत खारा आता है। वो इतना खारा होता है कि लगभग 1 गिलास पानी में 1 किलो नमक मिक्स कर दिया गया हो, उससे भी ज्यादा खारा, ठीक। इमेजिन कर सकते हैं आप घर में जाकर ट्राई भी कर सकते हैं कि अगर 1 गिलास पानी में मैंने बहुत सारा नमक डाल दिया, उसका टेस्ट कैसा आता है? इतना खारा होता है, उस पानी को कोई भी पी नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रिंक दैट वाटर। इसीलिए हम जो वेल्स, ट्यूबवेल, जो ग्राउंड वाटर है उसी पे सर्वाइव करते हैं, उसी को पीते हैं। इसलिए बोलते हैं पानी को ज्यादा वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज हमारे हमारे जो बेसिक नीड्स में आते हैं? फूड। द थर्ड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अ बेसिक नीड्स इज फूड, यानी कि खाना। अब हम ह्यूमन बींग्स को कहाँ से खाना उपलब्ध होगा? फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द एनिमल्स, है ना। अलग अलग चीजों के थ्रू हमें फूड अवेलेबल होता है, जहां से हम अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, ठीक। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे बेसिक नीड्स में ही इंक्लूड होता है उसे हम बोलते हैं सॉइल। सॉइल अगर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या हम प्लांट्स को ग्रो कर पाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट। इमेजिन करिए अगर ह्यूमन बींग्स हैं और एनिमल्स हैं तो क्या होगा? सब एक दूसरे को खाते रहेंगे। फूड तो सबको इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या बन जाएंगे? स्कैवेंजर्स बन जाएंगे। हमको कोई जानवर खा रहा है, कुछ खा रहा है, बट एक दिन क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। बट ऐसा संतुलन बना रहे, इसलिए सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल हमें फूड प्रोवाइड करती है थ्रू प्लांट्स, जिससे हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सकता है, ठीक। तो लेट्स समराइज, हमें बेसिक नीड्स में क्या क्या हो गया? पहला हमारा क्या हो गया? एयर, यानी कि हमारा ऑक्सीजन गैस। सेकंड क्या हो गया हमारा? जल्दी बोलिए बच्चों। हमारा फूड, वाटर एंड द सॉइल, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? इसके बाद हमारे पास एक एक्टिविटी है जहां पर हमें क्या करना है? एक टेस्ट ट्यूब को लेना है, ठीक है। एक क्या करना है? टेस्ट ट्यूब को लेना है। इसके बाद हम इसमें वाटर रखेंगे, है ना। एक हम टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसके बाद हम इसमें वाटर डालेंगे, उसके बाद हम इसको फायर से, है ना, फायर से जलाने की कोशिश करेंगे, मतलब गर्म करने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे? बेसिकली टिल्टेड करके, थोड़ा टेढ़ा करके पकड़ेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल ये जो पेन है इसको हम टेढ़ा करके पकड़ रहे हैं ऐसे, वैसे ही हम टेस्ट ट्यूब को भी टेढ़ा करके पकड़ेंगे। टेढ़ा करने से क्या होगा? जहां पर फायर हम जिसकी कांटेक्ट में फायर ज्यादा होगा वहां पर ज्यादा गर्म होने लगेगा। जैसे ही वो गर्म होने लगता है, देखिए हमें बबल्स फॉर्म होते हैं। अब बबल्स कब फॉर्म होंगे? जहां पर जब उस वाटर में एयर प्रेजेंट होगा, जब उस वाटर में एयर प्रेजेंट होगा तभी बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वाटर हैज डिसॉल्व्ड एयर इन इट, वाटर हैज डिसॉल्व्ड एयर इन इट, ठीक है। मतलब वाटर में जो एयर है, हवा है, वो डिसॉल्व हुई ऑलरेडी है। इसीलिए कहा जाता है, बिकॉज हमारे पास जो वाटर का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन गैस उसमें हमेशा प्रेजेंट होती है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। Why do we eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? चलिए बताइए इसका आंसर। We eat food to get एनर्जी, है ना। वी ईट फूड टू गेट एनर्जी, और एनर्जी से हम क्या होगा? वी विल गेट द एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। हम काम कर पाएंगे, ठीक ना। सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल जब आप कहीं से भाग के आते होंगे, फॉर एग्जाम्पल आज एक 100 पर्सन है, वो बहुत खेल के आए, है ना। कोई भी मान लो अमित कोई लड़का है, वो बहुत खेल के आया। खेलने से क्या हो गया? जब वो खेल रहा था तो उसकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। अब जैसे ही वो घर आता है, बोलता है मम्मी मुझे खाना दो, मुझे भूख लग रही है, बिकॉज उसकी जो एनर्जी है वो पूरी फिनिश हो गई, एग्जॉस्ट हो चुकी है, वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया। और अब जब वो खाना खाएगा दोबारा तो फिर उसको एनर्जी रीगेन हो जाएगी, वापस मिल जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट, व्हाई इज वाटर नेसेसरी फॉर लिविंग? वाटर क्यों नेसेसरी है? अब जैसे हमारा अर्थ का 70% पार्ट वाटर से बना है, वैसे ही हमारी बॉडी का भी 70% पार्ट जो है वो वाटर से बना है। इसलिए हमारे बॉडी के लिए वाटर उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे अर्थ में अवेलेबल है। नेक्स्ट, वेयर डू एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम? अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन कहाँ से ऑब्टेन होता है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? वाटर में। अब वाटर में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन डिसॉल्व है ना, सो उससे उन्हें कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द वाटर इटसेल्फ। थर्ड, फोर्थ, हाउ डज सॉइल हेल्प ग्रीन प्लांट्स? अब सॉइल ग्रीन प्लांट्स कैसे करेंगे? बिकॉज ग्रीन प्लांट्स में क्या होगा, जब सॉइल फर्टाइल होगा तो ग्रीन प्लांट्स उसमें अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, ठीक है, अपना फूड प्रोडक्शन कर पाएंगे। उसके बाद फूड प्रोडक्शन होगा तो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा डेवलप करेगा, ठीक है। तो अब हम कहते हैं अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी एक यूनिक प्लैनेट है ना, एक यूनिक प्लैनेट, एक डिफरेंट प्लैनेट। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इतने सारे प्लैनेट से सबसे डिफरेंट यूनिक मतलब सबसे अलग पृथ्वी क्यों है? बिकॉज ये एक ऐसा प्लैनेट है जहां पर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स सब सर्वाइव करते हैं, सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ फुलफिल होती है। यहाँ पर लैंड फॉर्म्स हैं डिफरेंट, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यूज, हिल्स, वैली, सब कुछ अवेलेबल है। एक डिफरेंट प्लैनेट है जहां पर हमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है सारी फुलफिल हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा अर्थ है वो एक यूनिक प्लैनेट है, यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आज पानी मेरे पास खत्म हो गया तो मैं दूसरे प्लैनेट के पास नहीं जाऊंगी कि मुझे पानी दे दीजिए, बिकॉज हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो चीजें हमें जरूरी है जीने के लिए, वो सब हमारे अर्थ पे यानी कि हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट है। हमें किसी भी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम हमारी वीडियो इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। मैं चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें।